जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो सर मुझे हमारा दोबारा क्वेश्चन स्टार्टिंग आया कर था। लेने दे। मीटिंग स्टार्ट करेंगे आप? नहीं नहीं, ऐसी दोबारा रिकॉर्डिंग मुझे दोबारा कर लेंगे। जी जी, कीजिए कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अरसलान। सबसे पहले मैं आप सबको इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूँ। हमारी आज की साइकोलॉजी की क्लास का लेक्चर नंबर 10 है, जिसका मौजू पीयर मैनेजमेंट यानी खौफ या डर। खौफ क्या है या डर क्या है, ये कहाँ से आते हैं या इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इन तमाम सवालात के जवाब आज हम इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बहुत ही काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त टीचर सर सुहेल मौजूद हैं। मैं सर सुहेल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आज की क्लास का आगाज़ करें। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद आप लोग सारे खैरियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले ना एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा। मैंने उन स्टूडेंट्स को ना इनबॉक्स में नहीं बताया। मैं चाह रहा था कि आप सब लोगों को उसी, क्योंकि वो टॉपिक से भी रिलेटेड है ना, तो यहीं पे क्लियर करूँ। और भी लोगों के वो इश्यूज हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे उनमें से एक को। अच्छा जी, मुकीद साहब आप काइंडली अनम्यूट करेंगे? मुकीद साहब अनम्यूट करेंगे आप? अच्छा चलें। अच्छा, इशू ये आ रहा है, इशू वो लोगों के सामने बोल नहीं पाते। ठीक है, वो ही सेम इशू। अब फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या कहूँ, वही सेम इशू जो 2-3 दिन पहले बात हुई थी। ठीक है, लोगों के सामने बात नहीं कर पाते, बात करने लगे तो माइंड से चीजें निकल जाती हैं, माइंड से चीजें निकल जाएं तो फिर वो अंड बंड शंड होती हैं, लग जाती है। मतलब अपने आप की डिलीवरी अच्छी नहीं है, अगले बंदे के सामने खुद को पेश नहीं कर पाते। ये वही लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आ गई ना, अंडर कॉन्फिडेंस की बात आ गई। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग सिर्फ 3 दिन मिरर के सामने खड़े हो जाएं। आप लोगों को बेशक कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, जीरो है आप। मैं इस बात को तो मान ही नहीं सकता कि कोई बंदा जीरो, मैट्रिक तक पहुंच गया, इंटर तक पहुंच गया, ग्रेजुएशन, इंटर, काफी हायर स्टडीज तक पहुंचा हुआ है और उसके पास नॉलेज ना हो, ये मैं मान नहीं सकता। लेकिन उसको डिलीवर करना होता है, डिलीवर कैसे करना होता है हम लोग बोल नहीं पाते। आप लोगों ने सिर्फ शीशे के सामने खड़े होना है, अपनी आंखों में आंखें डालनी है। 10 मिनट पहले स्टार्ट में 2-3 मिनट आप करेंगे ना, तो आपको खुद ही सेटिस्फेक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी। 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, आप उसके बाद खुद ही सेटिस्फेक्शन महसूस करना शुरू कर देंगे। देखिए, जब आप किसी के सामने बोलते हैं ना, 200 लोग हो, 300 लोग आपकी क्लास हो, उनके सामने जब आप लोग बोलते हैं तो आपके जो पहले चंद सेकंड होते हैं ना, 1 मिनट होता है, 30 सेकंड होता है, 40 सेकंड होता है, वो आपके लिए मुश्किल होते हैं। ठीक है, आपकी टांगे भी शायद कामने लग जाएं अगर आप बहुत पहली दफा बोल रहे हैं तो। आपने अगर जब ये आप कर लेंगे ना शीशे के सामने, तो आपको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन महसूस होगी। ये वही सेटिस्फेक्शन होगी जो आप लोगों के सामने बात करने के बाद सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं। चंद सेकंड के बाद आप लोगों के सामने एडजस्ट हो जाते हैं, एडजस्ट होने के बाद फिर आपके अंदर खुद ब खुद वर्ड्स आने लग जाते हैं, खुद ब खुद आप बोलते जाते हैं, खुद ब खुद आप लोगों को समझाते जाते हैं। यही चीज है कि जो आपके सामने शीशा है, आप अपनी आंखों में खुद डाल के, आंखें डाल के बात करेंगे तो आपको बात की समझ आना शुरू हो जाएगी और बात से बात जुड़ती चली जाएगी। ठीक है, आप एकदम, हाँ मेरी पेच का मसला, यहाँ मेरा उतार चढ़ाव का मसला है, यहाँ मैंने वर्डिंग सही नहीं बोली। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें, शीशे के सामने खड़े हो जाए, वो तो आपको कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। आप साथ में अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको सुने, सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ, यहाँ मेरी आवाज की स्पीड ज्यादा थी, यहाँ पिच ज्यादा थी, यहाँ मैंने आहिस्ता बोलना था, यहाँ मैंने समझाना था, यहाँ मैंने स्पीड से बोलना था, ये बात मेरे लिए जरूरी थी, ये अगले बंदे के जरूरी थी। तो इस तरह आपको ना बात का उतार चढ़ाव, नशेबो फराज की समझ आती जाएगी।
ठीक है। तो कल को जब आप एक ऑडियंस के सामने खड़े होंगे ना, ऑडियंस बेशक वो हो जाए जूम पे हो जाए, या ऑडियंस हो जाए गूगल मीट पे हो जाए, या फिर किसी वीडियो पे हो जाए, स्काइप पे हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, उसके बाद आप लाइव ऑडियंस को आप फेस कर सकेंगे। लाइव ऑडियंस को, लाइव ऑडियंस के सामने आपने क्या बात करनी है, वही बात करनी है कि जो पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए पड़े हैं। ठीक है, आपको पहले जो होस्ट वगैरह या वो बता देंगे, उसी पे आपने पॉइंट लिखे होते हैं। पॉइंट्स देखिए, एक बात याद रखें कि जो पॉइंट्स आपने सामने लिखे होते हैं ना, उसको जब आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। वैसे अगर आप एक लेक्चर प्रिपेयर करते हैं ना, तो आपको वो चीज समझ नहीं आती। ठीक है, मसलन आपने एक टॉपिक पे लेक्चर देना है, और आपने पहले सोच लिया है कि इसमें ये पॉइंट भी आता है, ये पॉइंट भी आता है, ये पॉइंट भी आता है, ये पॉइंट भी आता है। वो पॉइंट आप अपने पास नोट कर लेते हैं, और उसके बाद उस पॉइंट की आप जब एक्सप्लेनेशन करते हैं ना, तो वो आपकी जो लेक्चर है वो कंप्लीट भी हो जाता है, और आप उसकी अच्छी तरीके से वजाहत भी कर जाते हैं। ठीक है, अगर आप उन 10 पॉइंट्स को नोट नहीं करते तो आपके माइंड से वो चीजें निकल जाती हैं, और आपको समझ नहीं आती कभी मैं यहाँ पे बोलूँ क्या। तो ये दूसरा तरीका है कि आपने रिकॉर्डिंग करनी है, और तीसरा तरीका ये है कि आपने पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। ठीक है, ये 3 तरीके आपने 3 दिन सुबह शाम 15-15 मिनट एटलीस्ट आपने करने हैं, और उसके बाद मुझे रिपोर्ट करें कि आपको इस चीज का फायदा हुआ है या नहीं। ठीक है, आई होप आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। इस रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत लोगों का इशू है। किसी का कोई क्वेश्चन है इस रिलेटेड, बता दें, कोई मसला नहीं, यहाँ सारे बहन भाई हैं। कोई बंदा इनमें से आपसे कोई बात करता है तो फिर मैं आपको जिम्मेदार दूंगा। ठीक है, कोई बात आपसे नहीं करेगा इन लोगों में इन रिलेटेड। अगर आपका इशू है तो काइंडली यहाँ पे क्लियर कीजिए। any student have any question? ओके मिस लाइबा, आपका माइक खराब है तो आप राइटिंग में दे दीजिए। और किसी का कोई इशू है? चलिए अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। एक्चुअली जो हमारा टॉपिक है जी हमारा फियर। कोई बताएगा फियर क्या होता है? जल्दी से बताइए, फियर क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर फियर मतलब कि किसी ऐसी चीज़ पर हमारा जज्बाती रद्द-ए-अमल जो ख़तरनाक होता है। फियर की डिफरेंट हमारे पास किस्म होती हैं कि माज़ी की कुछ तल्ख़ हकीकतें होती हैं, कुछ यादें होती हैं जिनकी सोच के हमें डर लगता है, या लाशऊरी में हमसे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिनका सोच के हमें खौफ़ आता है। और ये जो खौफ़ होता है हमारी नफ्सियात पे ये फिर तारी हो जाता है, और जिसकी वज़ह से हम फिर कामयाब नहीं हो पाते। हमारी कामयाबी की सबसे जो बड़ी रुकावट होती है ये फ़ियर ही होता है, जो हमें अच्छा, वहम मुब्तला कर देता है और कोई और हमारी बताएगा इनके अलावा? मुझे एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए एक लाइन की। कोई बता पाएगा? इसी में से बता दें, इन्होंने बताई है। देखिए देखिए यही बात है। देख लें, अब आप लोग अपनी प्रोग्रेस देख लीजिए। एक तो 14 लोग हैं टोटल, एक मैं हूँ, एक होस्ट चले गए हैं, और उसके बाद एक दो मेंबर हैं गालिबन आईयूएम के। बाकी 10 लोग हैं, तो 10 लोगों में से कोई एक तो सीख जाए ना। बताइए एक। नहीं, सर मजा नहीं आ रहा। जी जी। सर खौफ इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी चीज़ को खो देने का डर, मतलब किसी गुड, अपने के खो ठीक है बोलिए। सर जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के डर होते हैं, अपनों के खो देने का डर या इस तरह से। यस, गुड, बहुत अच्छी लाइन बोली है आपने। किसी भी चीज को खो देना, ठीक है, यानी अपने मुस्तकबिल में आने वाले खौफ को हम अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। और तारी किस बुनियाद पे करते हैं? तारी हम करते हैं अपनी माजी के एक्सपीरियंसेस और नॉलेज की बुनियाद पे हम अपने फ्यूचर को खराब कर देते हैं। ठीक है, माजी के एक्सपीरियंसेस से मुराद आपके बड़ों के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, आपके जो ये आपके अपने साथ जो इश्यूज आए होते हैं वो हो सकते हैं, उसके बाद आपका नॉलेज हो सकता है।
ठीक है, और लेक ऑफ नॉलेज भी हो सकता है। ठीक है, लेक ऑफ नॉलेज कैसे होता है? आप जा रहे हैं, आपको पता है कि ये यहाँ पे मुझे अब प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे मेरी लड़ाई हो जानी है, या यहाँ पे अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, या मैंने गलत के लफ्ज छोड़े, कुछ भी कर दिया ना, कुछ भी कर दिया तो ये लोग क्या कहेंगे। ये लोगों का क्या कहना आपके माइंड को मफलूज करके रख जाता है, खास तौर पे आजकल हमारी सोसाइटी में, जो कि मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ और मुझे खुशी भी है एक चीज की, हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। लेकिन खुशी इस चीज की है, यानी हमारी सोसाइटी में मेल को इतना अफेक्ट नहीं किया जाता जितना फीमेल को अफेक्ट किया जाता है। यानी फीमेल से छोटी सी गलती हो जाए तो उसको इतना उछाला जाता है, और मेल से बड़ी गलती हो जाए तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसको अब ठीक करने की भी कोशिश की जा रही है। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, फीमेल को उसके हकूक मिल रहे हैं, मेल के बराबर उसको लाया जा रहा है। आप देख लें कि पाकिस्तान में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अब फीमेल अपने फराइज सर अंजाम ना दे रही हो या देने आ ना रही हो। ठीक है, तो ये चीज है कि पहले हमारी सोसाइटी अभी भी मैं अगर कहूँ कि 40% हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है तो ये गलत ना होगा। ठीक है, और मैं अगर ये कहूँ कि 60% फीमेल मेल के बराबर आ चुकी है तो ये भी गलत नहीं होगा। हमारा दीन फीमेल को वो उसके हकूक देता है जो कि हमारी सोसाइटी अभी तक उस लेवल के नहीं दे पाई जिस लेवल का हमारा दीन देता है। ठीक है, हमारा दीन ये कहता है कि फीमेल को उसका हक दिया जाए, विरासत में उसका हक दिया जाए। लेकिन अभी भी अगर आप सिंध के रियाज में जाके देखें तो ये चीजें नहीं हो रही, और हमारा दीन ये कहता है कि फीमेल को एजुकेशन प्रॉपर देनी चाहिए, प्रॉपर उसकी जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको वो देनी चाहिए। लेकिन सिंध के रियाज में ये वडेरा और ये बरादरीज़म या इस सिस्टम में ये चीज नहीं हो रही। हमारा दिन ये कहता है कि अपनी बेटी से या बेटे से उसके पूछ के उसका निकाह किया जाए। लेकिन हमारा जो बरादरीज़म है ये चीज नहीं होता, ये चाहता है कि चाचा मामा की तरफ ही जानी है हमारी बेटी। ठीक है, या फुप्पो की तरफ या खाला की तरफ, मैक्सिमम ये चीज देखी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये चीज हमारे फीमेल्स को या तो बिल्कुल लेक ऑफ कॉन्फिडेंस कर देती है, जो कि एक बीमारी हो जाती है, नफ्सियात साइकोलॉजिकली उनको इश्यूज क्रिएट कर देते हैं, जो कि बाद में स्ट्रेस और जो उनकी एंजाइटी है इन इश्यूज बनाते हैं, या फिर उनको लेक ऑफ कॉन्फिडेंस के अलावा या फिर उनको ये चीज बना देते हैं कि बस हमारी तो कोई चीज, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमसे कुछ कोई पूछता ही नहीं है, और फिर सिर्फ मेल को ही आगे लेके जाया जाता है। जबकि पाकिस्तान पे भी ये चीज बहुत जोर दी जा रही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उसको खत्म किया जाए, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को खत्म किया जाए, ताकि फीमेल देखें वो जो टॉप करती हैं वो मैक्सिमम गर्ल्स ही होती हैं। ठीक है, आप लोग ये मेल्स मानेंगे ये बात। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटीज टॉप करती हैं, मैक्सिमम 60% अगर मैं कहूँ तो वो फीमेल्स होते हैं। लेकिन 70% जो डॉक्टर्स बनती हैं उनमें से तो 50% शादी करके चली जाती हैं, और उनकी जो डिग्री होती है एमबीबीएस की उनको कोई फायदा नहीं होता, इंसानियत को कोई फायदा नहीं होता। इनमें 70% उस फीमेल का अपना कसूर होता है और 30% उसके घर वालों का कसूर होता है। 70% कसूर कैसे होता है? 70 वो अपने हक के लिए खुद खड़ी नहीं होती। ठीक है, जो उसके दीन ने, जो उसकी कानून ने उसको हकूक दिए हैं उसके लिए वो नहीं खड़ी होती, और अल्टीमेटली वो एक खौफ का शिकार हो जाती है कि ये दुनिया क्या कहेगी, मेरे वालिदैन क्या कहेंगे, मेरे वालिदैन की इज्जत का सवाल है। अरे अपने हक के लिए बात करना, अपने हक के लिए लड़ना, ये वालिदैन की बेइज्जती तो नहीं करवाते। देखिए, आज अगर ये बात आप करेंगे तो कल को आपके वालिदैन को ही आप पे प्राउड होगा। ठीक है, इसी तरह मैंने बात की थी कि हर जायज नाजायज बात को मान लेना भी अपने साथ भी जुल्म है, और आपकी जो सोसाइटी है उसके साथ भी ये जुल्म है। ठीक है, तो ये बात में आपको एक्चुअली खौफ की तरफ धकेल देती है। देखिए, आग जलाती है, आग जलाना ये
खौफ तो है आपको, लेकिन आपका नॉलेज भी तो है। आपको पता है कि अगर आप आग में हाथ डालेंगे, आपके ऊपर आपके करीब जाएंगे तो वो आपको जला के रख देगी। आपको पता होने के बावजूद अगर आप उसके करीब जाएं तो ये आपकी बेवकूफी होगी, ठीक है, बेवकूफी होगी। अब आपको पता है कि आपको आपके दीन ने आपका हक दिया है, इस सोसाइटी ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने आपको ये हक दिया है, तो आप लोग अगर अपने हक के लिए नहीं लड़ते, मैं ये मेल की भी बात कर रहा हूँ, आप लोग अगर अपने हक के लिए नहीं लड़ते, देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो आप अपने हक के लिए नहीं लड़ते, फिर यूनिवर्सिटी में और एक्चुअली जब ऑफिस में जाते हैं तो आपके ऊपर जो एक तलवार लटक रही होती है जॉब से निकाले जाने की या फिर आपको पे ना मिलने की, तो ये जो तलवार आपके ऊपर लटक रही होती है ना, इस तलवार की वजह से आप खुद को बाउंड करके रखते हैं कि मैंने ये काम करना है, ठीक है। तो इसका फायदा अल्टीमेटली आपके ऑफिस वाले को तो हो रहा होता है, लेकिन आप अपनी सलाहियतों को खत्म कर रहे होते हैं, आप खुद को तबाह कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप उधर अपने हक के लिए देखिए, कोई भी काम करें ना, मैं आज आपको एक ट्रिप दे रहा हूँ, कोई भी काम करें तो बिला खौफ बिला झिझक होके नताइज के बारे में सोच के वो काम करें, ठीक है। कि अगर अभी मैंने ये काम कर दिया, एक मिनट, ये एक टेक्स्ट आया है, ओके कयूम साहब, नो इशू, कोई बात नहीं, बता देना, बता देने से कोई नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे एक चीज का पता चल जाता है कि ये वाकई स्टूडेंट के साथ इशू आ रहा है। मिस तैयबा, आपका माइक ऑन नहीं है, आप कनेक्ट तो हैं लेकिन आपका माइक का इशू आ रहा है। ओके, तो हम ये थे कि ऑफिस में आपको एक काम दिया गया, आप उसके अंजाम के बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि अब अगर मैंने ये काम ना किया तो मुझे इसका ये अल्टीमेटली इसका ये मुझे नुकसान होगा, ठीक है। अगर आप वो काम कर देते हैं तो उसका आपको मेंटली खुद को सेटिस्फेक्शन, ये सेटिस्फेक्शन आपको खौफ से आजाद करवाती है। देखिए, आप मेंटली सेटिस्फाइड हैं तो आपको इस खौफ से आजादी मिले। देखिए, एक मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, आप लोग अपनी लाइफ से देखिए कि जब आप सच्चे होते हैं, आप एक सामने वाला बंदा झूठा है, आप सच्चे हैं, आप उसके सामने डट गए हैं, आप कहते हैं कि तू गलत कह रहा है, ठीक है, आपके पास प्रूफ है, आपके पास लॉजिक है, आप उसको साबित कर लेते हैं, तो देखिए एक आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है, मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसी तरह अगर आपको आपने एक झूठ बोला है या आप एक झूठ बोलने वाले हैं या आपने चोरी किया या आपने कोई भी गलत काम किया, तो याद रखिएगा कि आपके अंदर से टन 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 की आवाज आएगी, आपके दिल धड़केगा और आप एक खौफ का शिकार होंगे, ठीक है। मेरा जो कहने का लुब्बे लुबाब ये है कि कुछ गलत करें तो फौरन उसको एक्सेप्ट करके सॉरी करके उसको ठीक करें, अगर कुछ गलत नहीं किया तो किसी गलत बंदे की बात को मान के खुद को गलत प्रूफ ना कर दें, ठीक है। ये बात आपको समझ आई है? कोई आप लोगों में मुझे बताएगा, ये बात जो मैंने अभी की है इसकी समझ आई है? सर ये रिपीट कर दें। जी सर। ओके, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदा खौफ का शिकार कब होता है, कैसे होता है? देखो, खौफ आना तो नेचुरल है। अब एक बंदे ने झूठ बोला है, एक बंदे ने गलत काम किया है, एक बंदे ने वो हक पे नहीं था लेकिन हक पे रहने की उसने कोशिश की है, तो अल्टीमेटली वो बंदा खौफ का शिकार जरूर होगा, ठीक है। एक बंदा हक पे था, एक बंदे ने कोई गलत काम भी नहीं किया, कोई बंदा कोई झूठ भी नहीं बोला और वो मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो भी सामने आएगा मैं रगड़ दूंगा, ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। एक गलत बंदे के अंदर से घंटियां बजती हैं और एक गलत बंदा जो नहीं काम कर रहा, जो एक अच्छा बंदा है, उसके अंदर से एक मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है। तो ये जो मेंटली सेटिस्फेक्शन है, एक्चुअली ये आपको एक खौफ से, एक बेजा खौफ से, एक बिला वजह खौफ से आपके आजाद करवा देती है, ठीक है। और जो काम आपने अच्छा, जो एक बुरा बंदा है उसने बुरा काम किया, उसने झूठ बोला है, झूठ बोलने वाला है या झूठ बोलता रहता है या कोई गलत काम करता है, चोरी करता है, कोई काम करता है, तो उसको उसके माइंड में जरूर किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी जगह ये खौफ जरूर होगा कि मैंने ये गलत काम किया, मैं किसी जगह पकड़ा जाऊंगा। देखें, आप किसी भी जगह जाए ना, आप खुद पकड़े जाते हैं,
आपके चेहरे देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे सामने कोई बंदा आए ना तो मैं चेहरे से पढ़ के बता देता हूँ कि ये कुछ गलत कर किया यार। मुझे चेहरे के तासुरात का पता चल जाता है कि इस बंदे ने अभी कुछ गलत करके आ रहा है, कुछ गलत करने वाला है, या कोई ऐसी बात करना चाह रहा है जिसमें कुछ गलती है, या कुछ यहाँ से जाके कुछ ये काम करेगा। देखें उसके चेहरे के तासुरात खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं। कोई भी आप अपनी अपनी मिसाल खुद लीजिए, कोई भी आप अगर गलत काम करने का सोचेंगे भी ना या गलत काम करने वाले होंगे तो आपकी जो धड़कन है दिल की वो तेज होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये धड़कन जो तेज होती चली जाएगी ये आपको अल्टीमेटली ये चीज बता रही होती है कि आप किसी बिला वजह बेजा खौफ का शिकार होने वाले हैं या हो चुके हैं, या इसकी वजह से आपको नुकसान होगा, इसको छोड़ दीजिए। देखिए ज़मीर हर इंसान के जिस इंसान का ज़मीर जिंदा होता है ना उसको ये चीज समझ आ जाती है कि ये चीज गलत है, मैं इसको गलत करूंगा तो ये मेरे लिए वबाल जान भी बन जाएगा, ठीक है। ये लोग क्या कहेंगे, स्पेशली फॉर गर्ल्स था, उसके बाद सच और झूठ में हक और बातें इसके दरमियान फर्क करने वाला कभी खौफ का शिकार नहीं होता। देखिए एक्सक्यूज यू मी कैन सर, नॉट ओवरकम एनीथिंग विच इज नॉट एक्सक्यूज एग्जिस्ट, मी सर। ठीक है। आप लोग वो चीज कम नहीं कर सकते, कभी कम नहीं कर सकते जो है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग बिला वजह बेजा किसी भी खौफ का शिकार होते उस वक्त हैं जब आप एक चीज का खुद ही इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। इमेजिन कैसे शुरू कर देते हैं, मैं आपको मिसाल से वजाहत करूंगा कि आपका रिजल्ट आने वाला है, आप इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि यार मेरे 85% आएंगे, लेकिन मुझे तो वाले साहब ने 90% का टारगेट दिया हुआ है। अगर मेरे 85% आ जाते हैं तो जो वाले साहब ने मुझे 90% का टारगेट दिया हुआ है तो वो 5% वाले साहब तो मेरी बहुत इंसल्ट करेंगे, हाय मैं क्या करूंगा, हाय मैं ये कर दूंगी, हाय मैं, ये आपका बिला वजह का खौफ है। हो सकता है 95% आ जाए, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपके वाकई ही 85% आएंगे, ठीक है। हो सकता है 95% आ जाए, वाकई ही 90% आ जाए, ठीक है। एक्यूरेट कभी रिजल्ट नहीं आया, जो आप गैस करते हैं उसके ऊपर नीचे ही आता है, ठीक है। तो वो आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, आपने अगर मेहनत की हुई है तो आपको वो ही मिलेगा जो आपने दिया हुआ है। एक्सक्यूज मी सर, देखिए दो किस्म के होते हैं, हाउ टू दो किस्म के होते हैं। जी असलान साहब, आखिरी 2 मिनट चल रहे हैं मीटिंग के। चलिए हम रीज्वाइन करते हैं। चलिए ये 2 मिनट तो है ना, 2 मिनट क्यों वेस्ट करें, मैं बोलता जाता हूँ, जहाँ खत्म होगी नेक्स्ट मीटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पेमेंट। दो चीजें, फिजिकल साइकोलॉजिकली, ठीक है। अब फिजिकली अगर हम हाउ टू को देखें तो फिजिकली हम हाउ टू को इस तरह देखेंगे तो एक काम को करना कैसे है, ठीक है। हमारे पास नॉलेज तो होता है लेकिन हम उस पे इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते। इम्प्लीमेंट कैसे कि अब आपको पता है कि टीचर ने मुझे असाइनमेंट दी है, टीचर ने मुझे असाइनमेंट दिया या मुझे वाले साहब ने ये काम कहा है और मैंने ये इस तरह करना है, लेकिन आप लेजीनेस का शिकार हो जाते हैं, मोबाइल में पड़ जाते हैं, किसी और काम में पड़ जाते हैं, कोई वजह बन जाती है, आप वो काम नहीं कर पाते, तो आपको अल्टीमेटली खौफ हो जाता है कि मुझे वाले साहब पूछेंगे, मुझे टीचर पूछेंगे, या मैंने ये असाइनमेंट नहीं की, इसका मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी, फाइन होगा। तो ये चीज आपको नॉलेज तो होता है लेकिन आप उस पे एक्सपीरियंस भी नहीं होते, आप उस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो नॉलेज का होना ये काफी नहीं है, आपका उस पे अबूर होना, आपका उस काम को करने की कोशिश करना, ये एक्चुअली आपके खौफ को, जो आपकी इमेजिनेशन है उसको आपको आपको काम करना पड़ेगा। देखिए फियर, अब आप लोगों में 17 लोग हैं ना, कोई भी बंदा फियरलेस नहीं है, मुझे बता दे यहाँ पे ही कोई बंदा जो एब्सोल्युटली फियरलेस हो, नेवर, नो वन इज एब्सोल्युटली फियरलेस, कोई बंदा भी ऐसा नहीं होता जो कंप्लीटली फियरलेस हो। किसी को किसी ना किसी का खौफ जरूर होता है, ठीक है, या किसी चीज का खौफ होगा,